तो पेपर 2 में अब ये सारी चीज़ें 7 और 8 का ही आ रहा है। कंडीशन स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक देन एल्स, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड स्टेटमेंट, केस ऑफ। फिर हम लूप पढ़ेंगे। लूप कहते हैं कंटिन्यूटी को। ठीक है, फॉर नेक्स्ट वाइल एंड वाइल, रिपीट अंटिल, नेस्टेड लूप। ठीक है, ये पॉसिबल एलिमेंट है किसी भी सूडो कोड। इसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट भी हैं। एरे, 1D एरे, 2D एरे पढ़ेंगे। ठीक है, और फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, ये पढ़ेंगे। प्रोसीजर्स, फाइलिंग, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हम पढ़ेंगे। उसके अलावा अदर टॉपिक है आपके डीकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, स्ट्रक्चर डायग्राम, SDLC, टेस्टिंग, वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, ट्रेस टेबल, एरर करेक्शन इन सूडोकोड, फ्लो चार्ट। ये सारे चैप्टर 7 से चैप्टर 8 के टॉपिक हैं। ठीक है, यहाँ तक चैप्टर 7 से 8 तक है। लॉजिक गेट आपने पढ़ लिया, चैप्टर 9 था या 10 था। इसी तरह डेटाबेस। ठीक है, तो ये आपका 7, 8, 9, 10 का पूरा सिलेबस है। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, एल्गोरिथम क्या होता है। सर पढ़ लिया। क्या समझ में आया, जरा एक्सप्लेन करो। सर वेरिएबल वो होते हैं दैट समथिंग दैट होल्ड्स द वैल्यू। अच्छा देखो, वेरिएबल होते हैं नेम, स्टोरेज, लोकेशन, यानी जो मेमोरी होती है ना, जहाँ पे जाके वैल्यू होल्ड हो जाती है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, जैसे आपने 4 इनपुट किया तो 4 यहाँ पे होल्ड हो गया, 5 इनपुट किया तो 5 यहाँ पे होल्ड हो गया, इनका सम किया तो 9 आ गया। अब इनको स्टोर करने के लिए और इनको एक्सेस करने के लिए इस लोकेशन का कोई नाम होना चाहिए। अब वेरिएबल को कहते हैं कि एवरी टाइम जो प्रोग्राम चलाएंगे एक डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी, तो पिछली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। अब मुझे इसमें इसको मेमोरी में स्टोर करना है, तो आई शुड हैव अ नेम। उस वेरिएबल का नाम फर्स्ट को N1 रख दिया। सेकंड वेरिएबल का नाम मैंने N2 रख दिया। ठीक है, थर्ड वेरिएबल का नाम मैंने सम रख दिया। तो इसके थ्रू मैं वैल्यू स्टोर करूंगा मेमोरी के अंदर, और इसी वेरिएबल नेम के थ्रू इन वैल्यूज को एक्सेस करूँ। ठीक है ना, तो हर सूडो कोड के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल होगा जो आपसे इनपुट लेगा। इनपुट कराने के बाद और ज़ाहिर है उसको कहीं स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए उस जगह का नाम होना चाहिए। जैसे आप हर शख्स अपने घर में रहता है और उस घर का एक एड्रेस होता है। ठीक है, किसी को किसी तक पहुंचना है तो उसका उसके पास एड्रेस होना चाहिए। एक फ्रेंड के पास पहुंचना है तो फ्रेंड का एड्रेस। समझ आई बात। जी सर। और एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इफिशिएंटली। तो बेसिकली एल्गोरिथम, ये सूडोकोड का पर्पस होता है टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स आपने प्रोड्यूस करके देने हैं। ठीक है ना, वो स्टेप्स जो हम राइट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यहाँ यू कह रहे हैं कि टू बिल्ड अ लॉजिक, राइट, वी राइट द स्टेप्स टू बिल्ड अ लॉजिक टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो भी है। तो इसके लिए कुछ देखो, इनपुट कमांड, इनपुट नेम्स, ये एग्जांपल दी हुई है। इनपुट यूज फॉर डेटा एंट्री, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन दी। इनपुट एक और इनपुट स्टूडेंट मार्क। तो अगर आप इनपुट लेंगे तो इनपुट कमांड को यूज करेंगे।
अब आपने प्रिंट आउटपुट के लिए आउटपुट कमांड यूज करेंगे डिस्प्ले के लिए। यहाँ पे प्रिंट का वर्ड भी आ रहा है लेकिन आजकल आउटपुट का वर्ड यूज हो रहा है। योर नेम इज, अब ये लिखा हुआ है कॉमा और ये वेरिएबल, जहाँ पे आपका वेरिएबल स्टोर, जो जो भी नेम आपने इनपुट किया था, यहाँ पे जो स्टोर किया था नेम, ठीक है, जैसे मेरा नाम, ये यहाँ पे योर नेम इज अजीज लिखा है। आउटपुट और प्रिंट यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। आउटपुट नेम वन, ठीक है, नेम वन में जो भी जो नेम स्टोर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अली नेम थ्री, ठीक है, नेम थ्री में जो स्टोर होगा वो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. सूडो कोड में कुछ ये दिया हुआ है, सूडो कोड की यहाँ फर्दर वो दी हुई है कि सूडो कोड इज अ सिंपल मेथड ऑफ शोइंग एन एल्गोरिथम, ठीक है ना, एक मेथड है कि एल्गोरिथम को शो करना है। तो इट डिस्क्राइब व्हाट द एल्गोरिथम डज by using English keywords that are very similar to those used in a high level programming language and meaningful identifier name। सूडो कोड बेसिकली, ये जैसे सूडो कोड की डेफिनेशन दी हुई है कि सूडो कोड होता है कि जैसे हम पीछे एल्गोरिथम पढ़ा, आप सूडो कोड भी राइट कर सकते हैं, एल्गोरिथम भी राइट कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर दो। मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होंगे इसके अंदर, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए ये डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हम यूज करेंगे। एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, सब मल्टीप्लाई के सारे, डिवाइड के लिए ये पावर के लिए, और ये ग्रुप, ब्रैकेट के अंदर ग्रुप बनाने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होंगे, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल है, ठीक है, एंड है, और है, नॉट है, वट एवर। अब ये हमारा पहला सूडो कोड आ गया, राइट एन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर। तो एल्गोरिथम राइट करना आता है आपको फिर? Yes, sir. इसका राइट कर लोगे? Yes, sir. इसका राइट करो, फिर जूम चैट पे लिखो, फिर हम डिस्कस करते हैं। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। See, sir.
हाँ कर लिया आपने? जी सर। अच्छा इसको देख लो, इसको कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी डिक्लेयर कीवर्ड है, इसको कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। नम वन हमने वेरिएबल का नाम रख दिया, कॉमा नम टू सेकंड वेरिएबल का नाम रख दिया, फिर सम। अच्छा कॉलम, कॉलन और इंटीजर, डेटा टाइप इंटीजर। लेकिन ये लाइन अब जरूरी नहीं है, ठीक है? अब ये जरूरी नहीं, नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं है। सर अगर मैंने रियल वेरिएबल यूज किया इंस्टेड ऑफ इंटीजर तो वो फिर भी भी सही? ठीक, वो भी ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, अब प्रिंट की जगह आउटपुट लिखना होता है। प्रिंट की जगह जैसे ये लिखा ना आउटपुट, अब आपने आउटपुट कमांड वर्ड यूज करना है। अच्छा ये है यूजर प्रॉम्प्ट। ये क्या है? यूजर प्रॉम्प्ट। आपने इंटर फर्स्ट नंबर का मैसेज डिस्प्ले किया, इनपुट नम वन, ठीक है, इनपुट नम वन कर दिया। फिर सेकंड प्रॉम्प्ट, प्रिंट एंटर सेकंड नंबर, फिर आपने इनपुट नम टू कर दिया। और ये फार्मूला लिख देंगे सम, ये एरो लगाते हैं, इक्वल की जगह एरो लगाते हैं। तो राइट साइड पे जो कुछ भी हो रहा होता है उसको हम लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो नम वन प्लस नम टू, आउटपुट द सम ऑफ टू नंबर इज, ये मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूजर के लिए, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जी सर। समझ आया? यस। ठीक है। अच्छा ये इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है, फ्लो चार्ट भी साथ साथ आपको समझ में आना चाहिए। ये ओवल शेप होती है। ये क्या होती है? ओवल शेप। स्टार्ट और स्टॉप पे हम ओवल शेप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज करेंगे। ये जो डायग्राम, ये और ये, जब ये दोनों सेम है, इनपुट के लिए भी ये डायग्राम यूज करोगे और प्रिंट के लिए भी ये डायग्राम। सर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में कौन सा शेप यूज होता है? वेरिएबल को डिक्लेयर हम नहीं करते फ्लो चार्ट के अंदर। और वैसे अब तो सूडो कोड में भी मतलब कंपलसरी नहीं रहा। अच्छा। ठीक है सर। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल बॉक्स होता है। वैल्यू असाइन करने के लिए, असाइनमेंट एक्टिविटी के लिए और प्रोसेस के लिए हम ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। सर वैल्यू असाइन करने में मतलब जैसे मैंने दोस। मैंने कहा सम इज इक्वल टू जीरो, ये मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, या टोटल इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं यही बॉक्स बना दूंगा, रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है। समझ आया? ये कर लोगे, फटाफट कर लो। ठीक है सर। तो 2 मिनट के अंदर कर लो, फिर हम कंडीशन कंडीशन क्या है? सर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा।
अच्छा, अब ये चेक कर लो, ये तो ऑप्शनल है, ठीक है। जी सर। आपने पहले ये वाली लाइन लिखी है, प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर, यस यूजर सर। यूजर प्रॉम्प्ट। आपने आउटपुट कमांड यूज करना है, आपने कौन सी कमांड यूज करनी है? आउटपुट। आउटपुट। सिर्फ प्रिंटिंग चलेगा? नहीं, अब प्रिंट नहीं चलेगा, अब आउटपुट ही चलेगा, ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि इनपुट। पाइथन पाइथन अब अलाउड नहीं है। हाँ, पाइथन में तो वो अभी पाइथन तो कंपलसरी नहीं है ना, लेकिन वो सूडो कोड के लिए आउटपुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये लाइन ठीक है आपकी? जी सर, ये ठीक है। ठीक है। सेकंड प्रॉम्प्ट मांगा आपने यूजर से, यस पिछले सर। सूडो कोड, हाँ सूडो कोड की तरह ही। अच्छा, तो ये इस फोर्थ लाइन मेरा सही नहीं है, ये सेट। सेट लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा। आप ये फार्मूला सही लिखा आपने, जी सर। यहाँ इक्वल की जगह ये आएगा एरो, जी सर, मैंने ये ठीक है। किया। तो ठीक है, और ये स्टैरिक लगा दी तो मल्टीप्लाई, नहीं सर। क्यों? सर मैंने बस एक्स लगाया था। एक्स नहीं, मल्टीप्लाई स्टैरिक लगाओगे ना, अच्छा। एक्स कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पे भी आउटपुट आएगा, द प्रोडक्ट इज, और यहाँ पे कॉमा के बाद प्रोडक्ट लिखना है, ये लिखा है आपने, यस ठीक है। सर। की अच्छा, आउटपुट पुट कीवर्ड द जितने, प्रोडक्ट। देखो कीवर्ड जितने हैं ना वो कैपिटल वर्ड में, जैसे मैंने प्रिंट कैपिटल में लिखा है ना, आपने भी आउटपुट या इनपुट जो भी है ये कीवर्ड है, इनको कैपिटल वर्ड में लिखना है, अच्छा। ठीक है। ये माइंड में रखना, कीवर्ड जितने भी हैं उनको कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, समझ आ गए? जी सर। अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ असाइनमेंट, असाइनमेंट जो आपको पहले ऑलरेडी समझाया चुका हूँ कि वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए हमें वेरिएबल नेम चाहिए होता है, वेरिएबल चाहिए होता है, तो हम ये जैसे 10 के वैल्यू कॉस्ट के अंदर स्टोर करते हैं, ये असाइनमेंट एक्टिविटी है। इसी चीज़ को हम एज ए कांस्टेंट भी यूज़ करते हैं कि अगर कोई वैल्यू फिक्स है, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स है, तो पाई के अंदर और 3.14 स्टोर कर देते हैं ताकि बार बार 3.14 टाइप ना करना पड़े। A value is assigned to an item or variable using the, ये देखो एरो बना हुआ है, जैसे प्राइस प्लस टैक्स, अब ये जो वैल्यू ऐड होगी वो सारी प्राइस में असाइन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब कंडीशन स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं, कंडीशन स्टेटमेंट का मतलब है कि आप यूजर से चॉइस दे रहे हैं, यूजर को चॉइस दे रहे हैं कि वो जो इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग एवेल्युएशन होगी या प्रोसेसिंग होगी। जैसे इस केस में दिया हुआ इफ एज लेस देन 80 देन आउटपुट चाइल्ड, एल्स आउटपुट एडल्ट। इससे पहले इनपुट कमांड यूज होगी जिसमें इनपुट करेंगे, इनपुट एज होगा, इनपुट एज होगा, यहाँ पे एवेल्युएट करेंगे। A condition that can be true or false if then and if, or if then else and if, ठीक है। या मल्टीपल स्टेटमेंट आएंगे या नेस्टेड इफ आएंगे, वट, ठीक सर। ठीक है। इसका अल्टरनेटिव होता है इफ देन एल्स का एंड केस, केस ऑफ, ये कंडीशन टू दिया हुआ, कंडीशन टू, चॉइस सर बिटवीन सेवरल। सर हाँ, केस ऑफ वो ऑप्शंस के लिए होते हैं। हाँ ऑप्शंस के लिए होता है, सेवरल ऑप्शन दिखा नहीं, ये देखो यहाँ लिखा है चॉइस बिटवीन सेवरल डिफरेंट वैल्यूज, केस ऑफ, अदरवाइज एंड केस यूज होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ केस ऑफ ग्रेड, तो इसको केस ग्रेड ऑफ भी लिख सकते हैं, केस ऑफ, केस ऑफ कैपिटल, देखो ये कीवर्ड है तो कैपिटल वर्ड में आएगा, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग है, क्योंकि इनपुट जो करें स्ट्रिंग है तो डबल कोट में शो करेंगे, इधर आएगा कॉलन, इधर आपने आउटपुट लिखना है और एक्सीलेंट। फिर अगर केस ऑफ ग्रेड बी होता है, ठीक है, तो आपने बी यहाँ पे लिखना है, इसको वैलिड, तो इसको प्रिंट कर देगा आउटपुट गुड। अगर सी होगा तो आउटपुट एवरेज, अदरवाइज एल्स की जगह यहाँ पे अदरवाइज आता है, अदरवाइज आउटपुट इंप्रूव। सर एक सवाल है, केस ऑफ के साथ हमें वेरिएबल लिखना होता है या चॉइस लिखना होता है? ये वेरिएबल है ना, यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे तो ग्रेड है, यहाँ पे ये तो ग्रेड है। तेरे इट्स अ वेरिएबल राइट? हाँ, ग्रेड इज अ वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरिएबल आ रहा होगा। इसको केस वेरिएबल ऑफ भी लिख सकते हैं, यानी केस ग्रेड ऑफ भी लिख सकते हैं, वो भी वैलिड है, जी सर। ठीक है। अब क्या, अच्छा इसी तरह नेस्टेड इफ भी होता है ना, नेस्टेड इफ का मतलब होता है कंडीशन विद इन कंडीशन। इफ एज लेस देन 18, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये आउटपुट करेगा चाइल्ड, ठीक है।
अगर ये लेस देन 18 नहीं है, इसका मतलब ये कि एज या तो ग्रेटर देन 18 है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एल्स पे आ जाएगा। अगर फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे मतलब एज फर्स्ट कॉलम 20 है, इफ एज लेस देन 18, तो इसका मतलब ये इस पे नहीं आएगा। अगर 18 से लेस देन होगी जैसे 17, तो ये नीचे आ जाएगा आउटपुट चाइल्ड एल्स इफ एज ग्रेटर देन 65, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे आ जाएगा देन आउटपुट सीनियर एल्स आउटपुट एडर। सर इसमें तीन एंड इफ्स नहीं हो सकता क्योंकि यू आर आस्किंग फॉर थ्री इफ कंडीशंस। हाँ एंड इफ तो यहाँ पे आ रहा है, और एक एंड इफ यहाँ पे आ रहा है, दो इफ है ना, सर तीन है। तीन है, नहीं सिर्फ दो ही दो हैं। ही है ना। नहीं सर, एक इफ स्टेटमेंट में दो एल्स स्टेटमेंट्स हो सकते हैं ना। हाँ एल्स या बिकॉज, then। हाँ मतलब जैसे इसका एल्स नहीं दिया हुआ ना, ये जस्ट इन्होंने फिर फॉर्मेट शो किया हुआ है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारा चलेगा, नेस्टेड इफ का मतलब ये है। अच्छा ये फ्लो चार्ट के सिंबल दिए हुए हैं, ये वहाँ मैंने आपको दिखाने थे। A flow chart shows diagrammatically the steps required to complete a task and the order that they are to perform. So these steps together with the order are called algorithm. Algorithm का जो सीक्वेंस है पिक्टोरियल फॉर्म में अगर शो करना है तो फ्लो चार्ट, तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवल शेप होती है, टर्मिनेटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। यूज एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईच फ्लो चार्ट एटलीस्ट टू आउटपुट्स। प्रोसेस के लिए देखो वैल्यू साइन हो, जीरो ए को साइन हो रहा है, बी जीरो बी को साइन हो रहा है। यूज टू शो एक्शंस फॉर एग्जांपल व्हेन वैल्यूज आर असाइंड टू वेरिएबल, तो ये प्रोसेस है। ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए यूज होता है, इनपुट एक्स या आउटपुट एक्स। द सेम फ्लो चार्ट सिंबल इज यूज टू शो द इनपुट ऑफ डेटा एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन। ये डायमंड बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स भी कहते हैं। ये वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होता है इफ कंडीशन के लिए। यूज टू डिसाइड विच एक्शन इज टू बी टेकन नेक्स्ट। So these can be used for selection and repetition or iteration. So there are always two output from a decision flow chart symbol. ये फ्लो लाइन है, यानी जो यस नो या एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स से डेटा मूव कर रहे हैं। सर इस वाले हम्म, डिसीजन बॉक्स में इफ स्टेटमेंट्स यूजुअली स्टोर होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये भी आगे आएगा ना प्रैक्टिस के लिए। अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम that takes a form that takes a marks from a user. The output path if the mark is above 60 and fail if it is below 60. तो अब मुझे बताओ कि इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं। सर, सर 60। नहीं, कितने वेरिएबल हैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने वैल्यू का नहीं पूछा। वेरिएबल हाउ मेनी, जब भी आप सुडो कोड देखेंगे तो आपने ये डिटरमिन करना है कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। सर हम एक है, दो है, तीन है, कितने वेरिएबल है। मार्क्स का होगा। सर तीन वेरिएबल्स होंगे। तीन कैसे। सर एक एक हम वेरिएबल्स देंगे मार्क्स के लिए। अच्छा, एक हम वो किस लिए पास। यूज होगा, वो किस लिए यूज होगा। सर यूजर की स्टूडेंट का मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम इट विल बी अ वेरिएबल। मार्क्स तो होगा, ठीक है, मार्क्स इनपुट के लिए होगा ना। जी। भाई इसमें एक ही वेरिएबल है मार्क्स के नाम से। ये जो आउटपुट और पास तो है ना, ये हम एज ए मैसेज शो कर देंगे, वैसे इसको वेरिएबल के तौर पे भी ले सकते हैं, फेल है उसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ एक ही वेरिएबल ले लेंगे और उनको एज ए मैसेज शो करा दें। तो आप जब भी सूडो कोड देखेंगे ना, आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर, ताकि आप उनको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। फिर आपने देखना है इसमें इनपुट क्या है, इनपुट मार्क्स है, आउटपुट क्या है, आउटपुट पास और फेल है, और प्रोसेसिंग क्या है, ये जो कंपेयर करेगा क्या नाम है, इफ मार्क्स इज अबव 60 या बिलो 60 जो भी, ये कंपैरिजन है, ये आपका प्रोसेस है। तो जी आपने सर। तीन चीजें हमेशा फाइंड करनी है। डिक्लेयर मार्क्स ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो आपने यहाँ प्रिंट की जगह आउटपुट लिखना है, प्रिंट इंटर योर मार्क्स, यूजर प्रॉम्प्ट है। इनपुट इनपुट है या आउटपुट है, कीवर्ड है, कैपिटल वर्ड में लिखना है, इनपुट मार्क्स कर लिया आपने।
If mark greater than equal to 60, mark greater than equal to 60, then output pass, else output फेल हो जाएगा। if के नीचे else आएगा, ठीक, और ये एंड हो जाएगा। इंडेंटेशन का ख्याल करना है आपने, इंडेंटेशन का ख्याल करना, सही। ठीक सर। अब ये देखो, राइट एल्गोरिथम दैट चेक्स वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कर लोगे? यस सर। तो ट्राई करो 2 मिनट के अंदर। सर आप बस ये बता सकते हैं इसमें वेरिएबल कौन से डिक्लेयर करना है? ये तो आपने देखना है ना। डिक्लेयर कोई नहीं करना, डिक्लेयर कोई नहीं करना, आप ये देखें इसमें मुझे बताएं कितने वेरिएबल है, ये बताओ। सर दो ही होंगे। दो? दो कैसे? सर आई डोंट थिंक। आप बताओ वेरिएबल कितने, आप पहले सूडो कोड में यही चीज तो देखनी है, कितने वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल है ना इसके अंदर, नंबर। हाँ ये तो एज ए मैसेज शो करा दोगे ना, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव शो करा दोगे, नेगेटिव तो नेगेटिव शो करा, ठीक है सर। बना लोगे। यस। सर आप नेक्स्ट पेज में आ सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह किया आपने। नहीं सर, मैंने लिखा था इफ नंबर इज लेस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हाँ, में जीरो। ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ना, वन से, वन तो खुद पॉजिटिव नंबर है ना। अच्छा। जीरो से ऊपर नंबर पॉजिटिव होते हैं, जीरो से नीचे वो होते हैं नेगेटिव। लेकिन सर अगर मैंने ये लिखा है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आउटपुट नंबर इज पॉजिटिव एल्स नहीं आउटपुट नहीं नंबर। नहीं, जीरो से ऊपर पॉजिटिव होते हैं, जीरो से लेस देन नेगेटिव। और जिससे ये कह रहा हूँ। वो आउट, अगर वो जीरो है तो सिर्फ आउटपुट जीरो कराओ। अच्छा सर अगर मैंने ये लिखा है कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन नंबर इज पॉजिटिव और ये बस लिखूं कि नहीं नहीं, इफ कैसे नॉट। कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि नंबर पॉजिटिव कौन से हैं? सर अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल है तो वो पॉजिटिव नहीं है ना। अच्छा अगर ग्रेटर देन जीरो है। अच्छा। हाँ तो पॉजिटिव है। लेकिन सर ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लिखना नहीं, ये लिखने में जरूरत नहीं है कि इफ नंबर इज लेस देन इक्वल टू जीरो। नहीं नहीं, ये लिखना जरूरी है। ये सूरत में ना कि जब आपने ये वाली कंडीशन स्पेसिफाई करना, आपने कहा इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो देन आउटपुट पास एल्स,
ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एल्स आउटपुट नेगेटिव। ठीक है। समझ आया? अब हम कर रहे हैं नेस्टेड इफ। क्या कर रहे हैं? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है कंडीशन विद इन कंडीशन। टेस्ट कंडीशन वन, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मैं प्रोग्राम के अंदर आ जाऊँ, उस कंडीशन के अंदर आ जाऊँ। यहाँ एक और कंडीशन आ गई, टेस्ट कंडीशन टू। फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू रन हो जाएगा, ट्रू है तो स्टेटमेंट वन रन हो जाएगा, यानी कि एंड की तरफ जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। और अगर टेस्ट कंडीशन वन ही फॉल्स हो जाती तो मैं इस कंडीशन के अंदर नहीं आऊंगा, मैं यहीं से एग्जिट किसी और स्टेटमेंट में, जैसे स्टेटमेंट थ्री है वहां पे चला जाऊंगा। समझ आया? So basically जिसमें if statements more than one होता है। हाँ, मोर देन वन होगा, लेकिन अगर एक कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो कंडीशन फिर वो चेक होगी। यानी टेस्ट कंडीशन टू कब चेक होगी? अगर टेस्ट कंडीशन वन सही है, अदरवाइज कंट्रोल यहां तक नहीं पहुंच पाएगा ना। कंडीशन विद इन कंडीशन कॉल्ड नेस्टेड कंडीशन। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, ये हमने पीछे भी डिस्कस की थी ना, इफ एज लेस देन 60 देन आउटपुट अ चाइल्ड, एल्स इफ एज ग्रेटर देन 65 देन आउटपुट सीनियर। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आओ। अब ये प्रॉब्लम दी हुई, राइट pseudocode program that prompt the user to enter their score and integer. The program should then determine the grade based on the following criteria. If the score is 90 or above, the grade is A. If the score is 80 or above, but less than 90, the grade is B. If the score is 70 or above but less than 80, the grade is C. If the score is below 70, the grade is F. Ensure that you declare the necessary variable after determining the grade. The program should display the grade to the user. लेकिन ये अब ये वाली कहानी तो खत्म होगी ना, ये करने की जरूरत है। अब ये देखो हमने, अच्छा रीड का वर्ड भी यूज होता है इनपुट के लिए, तो आपने इनपुट लिखना है रीड स्कोर। ठीक है। जी। अब हमने चेक किया, इफ ग्रेड इफ स्कोर ग्रेटर देन 90, तो ग्रेड ए को ग्रेड में स्टोर कर दे, ए को ग्रेड में स्टोर कर। तो सर इसको आउटपुट कब करना है? हाँ, ये आउटपुट हो गया ना, आउटपुट इसमें दिया हुआ नहीं, बस इसमें स्टोर कर दिया ग्रेड के, ग्रेड को आउटपुट कर देंगे, या आउटपुट ए कर दो, ये भी कर सकते हो, आउटपुट डबल कोटेशन में ए कर दो, ज्यादा बेहतर यही है। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेकंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। एक सेकेंड, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब ग्रेड 90 नहीं है, पर इसको यहाँ पे मैंने 75 इनपुट किया, ठीक है, तो इसका मतलब मैं इधर आ जाऊँ, एल्स पे आ जाऊँ, इफ स्कोर ग्रेटर देन 80, ठीक है, तो इसके बाद ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं है, तो मैं एल्स पे आ जाऊंगा, इफ स्कोर ग्रेटर देन यू 17, तो ग्रेड सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया?
जी सर। तो इस तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। जी सर। इसकी एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया वैरायटी एल्गोरिथम यूजिंग सूडोकोड और फ्लो चार्ट ओनली विद इनपुट 3 नंबर्स, आउटपुट द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर इनपुट होंगे और उसमें से जो लार्ज, अब जैसे ये दिया हुआ है डिक्लेयर ए बी सी, या आप num1 num2 कर देना, बहरहाल इसकी तो लाइन जरूर यहाँ से शुरू, प्रिंट एंटर द फर्स्ट नंबर। तो इनपुट ए आ गया, फर्स्ट के लिए आपने 10 इनपुट कर दिया। एंटर द सेकंड नंबर, आपने इनपुट कर दिया 8। एंटर द थर्ड नंबर, आपने इनपुट कर दिया 6। इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या कंडीशन ट्रू हो रही? हाँ भाई, ये कंडीशन ट्रू हो रही। इफ ए ग्रेटर देन बी। जी सर। ठीक है। इफ ए ग्रेटर देन सी, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? जी सर। तो इसका मतलब प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज ए प्रिंट हो जाएगा, जी। बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, बाकी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 10, यहाँ पे इनपुट करता हूँ 12, और यहाँ पे इनपुट करता हूँ 8, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? इफ इज ग्रेटर देन बी, नो नो सर, नहीं सर। इसका मतलब मैं एल्स पे आ जाऊंगा, मैं किस पे आ जाऊंगा? एल्स। ठीक है। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये 4 लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, है ना। जी। इधर क्या हो रहा है, इफ बी ग्रेटर देन सी, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? बी ग्रेटर देन सी। जी सर। 12 यानी 12 जो है 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब प्रिंट बी हो जाएगा ना। जी सर, ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने पहले स्टेटमेंट में भी लिखा था द लार्जेस्ट नंबर इज सी, ये क्यों नहीं लिखा है? नहीं नहीं, मैंने पहले में ए प्रिंट करवाया। नहीं, लेकिन सर अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता। नहीं नहीं नहीं, एक पहले पे जाते हैं ना। एक पहले मैंने इनपुट क्या किया था 10, 10, दूसरा क्या 12, किया था 8, 6 कुछ लिखा है। तीसरा ये यही किया था ना। जी। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू हो रही? यस, ये कंडीशन ट्रू है। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? जी। तो फिर यही प्रिंट होगा ना। लेकिन सर अगर नहीं होता, सबर तो ये करो, नहीं ये बाद में। बताओ, नहीं नहीं सुन तो लो, ये सही हो, ये हो गया, जी। ये समझ आ गया। जी। ठीक है, बी वाला भी समझ में आ गया ना। अब मैं उस पर आता हूँ ना, सी पे। देखो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ 10, यहाँ इनपुट करता हूँ 12, और यहाँ इनपुट करता हूँ 15। मुझे बताओ ये कंडीशन ट्रू हो रही जी सर। नहीं है? सर। नहीं नहीं हो रही सर। ना, तो कंट्रोल नीचे आ जाएगा ऐसे ही। क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? नहीं सर। नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, बी बी ग्रेटर देन सी नहीं हो रही, इसका मतलब सी प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ, इस जी केस सर। में ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर फर्ज कर लो मैं इनपुट करता हूँ 10, मैं यहाँ इनपुट करता हूँ 8, ठीक है, और यहाँ पे इनपुट करता हूँ फर्ज कर लें 12। इस सिनेरियो में इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ ए ग्रेटर, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही? जी सर। हम्म, हो रही है ना। अच्छा, अब ये बताओ ये कंडीशन ट्रू हो रही? नहीं। तो मतलब इस पे आ जाऊँ, एल्स पे आ जाऊंगा। तो ये प्रिंट अच्छा। करेगा लार्जेस्ट नंबर इज सी। ये सर। इस केस में हो जाएगा। यस। तो सर अगर ए ग्रेटर देन सी नहीं होता, फिर नेक्स्ट वाले में नहीं होता ना? हाँ, वो पिछले केस में ये हुआ ना कि एक और ले लेते हैं केस, जहाँ रखते हैं, क्या रखें, चलो 6 रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 8, यहाँ पे रख देते हैं 10, जी नहीं सर। यहाँ पे रख देते हैं 6, यहाँ पे रख देते हैं 8, बल्कि नहीं 5, और यहाँ पे रख देते हैं 10। तो मैं यहाँ पे
12 रख देता हूँ, ठीक है। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू हो रही, नहीं सर। एल्स पे आ जाएगा। जी। ये कंडीशन ट्रू हो रही। जी सर। अच्छा, फिर तो बी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जी। बी प्रिंट हो जाएगा। अगर ये फर्ज कर लो, इसको मैं 8 कर देता हूँ, 8, ठीक है। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू हो रही। सर सेकंड वाली। हाँ, ये वाला, क्योंकि ये तो एग्जीक्यूट नहीं है, ए ग्रेटर देन बी तो नहीं है ना, या ए ग्रेटर देन बी नहीं है। एल्स पे आएगा। एक बी ग्रेटर देन सी है, नहीं सर। तो एल्स पे आ जाएगा। फिर नंबर लार्जेस्ट थी। हाँ, सी प्रिंट हो जाएगा, जी। ठीक है। समझ आया। सर ये जो ए बी सी ना, अगर मैंने नम वन नम टू नम थ्री लिखा है तो सही होता ना हाँ, वो तो वेरी। वेरिएबल नेम तो, हाँ, नाम वो ज्यादा बेहतर है, मीनिंगफुल होने की, अच्छा। ठीक है। जी सर। अब हम केस ऑफ देख लेते हैं। अच्छा, इसका मैं नेस्टेड इफ का जो फ्लो चार्ट है वो शो कर देता हूँ। ये लार्जेस्ट वाला देख रहे थे, 3 वेरिएबल ले लिए, ए बी सी, ठीक है। इनपुट ले लिए, इज ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इज ए ग्रेटर देन सी, ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो प्रिंट क्या करेगा, ए इज द लार्जेस्ट नंबर, जी। ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही, तो मतलब इधर जाएगा, इज बी ग्रेटर देन सी, यस होगा तो बी प्रिंट हो जाएगा। अगर यहाँ से भी नो हो जाता है और यहाँ से ये नो हो जाता है, तो इसका मतलब प्रिंट सी करेगा। तो सर ये जो रीड लिखा है ना ये इनपुट है। इनपुट है। अब आपने इनपुट का वर्ड यूज करना है, ठीक है, रीड की जगह पे। मतलब इसका भी वही है जो इनपुट का और रीड का, ठीक ठीक है। सर। अब हम केस ऑफ की तरफ चलते हैं। केस ऑफ जो है अल्टरनेटिव इफ देन एल्स का ना, ये इसका फ्लो चार्ट है। एक्सप्रेशन एवेल्यूएट होगी। अगर केस वन एक्सप्रेशन है या केस वन ट्रू हो रहा है, तो कोड इन केस वन ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो एंड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सर अगर ये के समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बॉक्स है ये प्रोसेस बॉक्स है right? ये प्रोसेस बॉक्स है, वो और इसमें आपने। कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ना। अच्छा। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है ना, केस वन अगर ट्रू है, तो कोड इन केस वन ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर केस टू कंडीशन ट्रू हो रही है, तो कोड इन केस टू ब्लॉक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर केस थ्री ट्रू है, कोड इन केस थ्री ब्लॉक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये तीनों गलत हैं, तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट या अदरवाइज ये कीवर्ड यूज होता है, कोड इन डिफॉल्ट ब्लॉक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इफ के साथ एल्स, एल्स वाला ब्लॉक एल्स यूज करता है ना इफ के साथ, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो एल्स एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे डिफॉल्ट या अदरवाइज यूज होगा, जी सर। ठीक है। अब ये देखो एक सिनेरियो दिया हुआ है, राइट एन एल्गोरिथम यूजिंग केस स्ट्रक्चर दैट टेक्स द टेम्परेचर, print room temperature if the temp from 1 to 37, print extreme temperature if the temp between 38 to 100, or print freezing temperature if between minus 15 to 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब इसको देखें केस ऑफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनपुट कराएंगे 10, ठीक है।
यानी कोई भी टेम्परेचर, जैसे पीछे कौन सा सिनेरियो दिया 1, यानी जैसे मैं -1 to 37, तो अगर 37 इनपुट होता है तो केस ऑफ टेम्प, तो यहाँ पे ये ऑफ भी कैपिटल होगा ऑफ, तो ये वेरिएबल है 37 यहाँ पे आया है, 37 इस सिनेरियो में ट्रू हो रहा है, तो ये प्रिंट कर देगा रूम टेम्परेचर। प्रिंट की जगह पर आपने आउटपुट लिखना है। जी। अच्छा, ये कॉलन लगाना जरूरी है, ठीक है, ये सेपरेट करने के लिए। जहाँ पे आपका क्राइटेरिया आएगा और क्राइटेरिया का ट्रू है तो ये लाइन एग्जीक्यूट, ये आ गया ना वो केस 1, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस 3 है। जी। इसमें अभी सर अदरवाइज, हाँ, सुनिए, अदरवाइज नहीं है। मुझे मुझे पता है कि हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करना, लेकिन अगर करना होता तो हम टेम्परेचर को हाँ, डिक्लेयर इंटीजर्स टैब कर। एज इंटीजर कर देते हैं, अच्छा। या बस true रियल करना रियल कर देते हैं। है। प्रिंट की जगह आउटपुट लिखना है, ठीक है, और कैपिटल वर्ड में लिखना है। ये ऑफ भी कैपिटल वर्ड में आएगा, ये एंड केस भी कैपिटल वर्ड में आएगा, इसको सही करना है, जी। ठीक है। डबल कोटेशन में जैसे मर्जी लिख लो, ज्यादा बेहतर इस तरह लिख लो मैसेज। अब देखो ये वाली, सर अगर आउटपुट को हम ब्रैकेट में डालते हैं इंस्टेड ऑफ ये नहीं नहीं नहीं, ब्रैकेट में ही डालोगे आउटपुट, इसी तरह प्रिंट की जगह आउटपुट लिखोगे, ये बिल्कुल अच्छा। ऐसे लिखो, ब्रैकेट वगैरह नहीं लिखो, कॉलम के बाद आउटपुट आएगा। अच्छा। अब जैसे ये है, राइट एल्गोरिथम दैट डिस्प्ले ग्रेड ई when student marks are 0 to 20, grade D when student marks are 21 to 35, grade C when student marks are 36 to 45, grade B when student marks are 46। इसमें एक चीज मिसिंग है, ए का मिसिंग है ना, तो वो ए हमने प्रोटोकॉल में शो किया, ए और फेल जो है ना वो मिसिंग है इसमें, ज़ाहिर है वो भी पार्ट ऑफ द ग्रेडिंग सिस्टम ही होता है, अंडरस्टूड होता है। तो हम बस ग्रेड एफ लिख देते हैं। नहीं, वो असल में यहाँ पे किया हुआ ना ऐसे ही। आपने इनपुट क्रिएट कर लिया, जी। जो भी इनपुट किया, फर्स्ट क्लास 20 इनपुट किया, केस ऑफ 20 यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे इसको कंपेयर करेगा, 20 यहाँ पे ट्रू हो रहा है, 20 0 to 20, तो आपने प्रिंट कर दिया ग्रेड ई। प्रिंट की जगह आपने आउटपुट का वर्ड यूज करना है, प्रिंट की जगह 21 to 35, हाँ यहाँ पे आउटपुट ग्रेड ई हो जाएगा, 36 to 45 प्रिंट ग्रेड सी हो जाएगा, 46 to 60 प्रिंट ग्रेड भी होगा। अच्छा यार, इससे ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 60 में आपने प्रिंट ग्रेड ए करा लेना। अगर ये सारे रॉन्ग हो जाते हैं तो अदरवाइज प्रिंट ग्रेड एफ कर, जी सर। ठीक है। जी। अब जैसे ये है, write a program that prompt the user to select a drink from a menu of options. The program should display the following choices: tea, coffee, juice. After the user makes a selection by entering the corresponding number, यानी 1 डालें, 1, the program should print the drink they selected. If the user input a number other than 1, 2 or 3, the program should print invalid selection. सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि अगर केस ऑफ चॉइस में हर वक्त अदरवाइज या एल्स होने में जरूरत है। Else की जगह otherwise लिखोगे, या डिफॉल्ट लिखोगे या otherwise। लेकिन सर नेसेसरी है होने में। हाँ, मतलब होना जरूरी है, अच्छा। यूजर कोई गलत इनपुट तो करेगा ना, यूजर को, मतलब प्रोग्राम हॉल्ट नहीं होना चाहिए ना, प्रोग्राम, वरना प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा, उसके पास कोई मैसेज तो आना चाहिए ना कि वो क्या करे, समझ आए। यस। अब देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, इनपुट चॉइस ये नंबर है, ठीक है। अच्छा देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, केस चॉइस ऑफ, ऑफ कैपिटल है, तो 1 इनपुट किया, ये 1 सिंगल कोट में नहीं आएगा, ये सिंगल कोट हटा देना क्योंकि नंबर है, करेक्टर नहीं। कॉलन, यहाँ पे प्रिंट या आउटपुट, यू यू सिलेक्टेड टी, ठीक है। अगर 2 प्रिंट करेगा, तो 2 इनपुट करेगा तो प्रिंट या आउटपुट आएगा यू सिलेक्टेड कॉफी, 3 है तो आउटपुट यू सिलेक्टेड जूस। अगर इनके अलावा कोई नंबर इनपुट करता है डिफॉल्ट या अदरवाइज, प्रिंट इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक एंड सर। केस। सर डिफॉल्ट की जगह अदरवाइज। अदरवाइज,
यहाँ पे एक और देख रहे थे, जैसे ये है, ये थोड़ा लेंथी प्रोग्राम है। राइट अ सुडोकोड टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, हम पहले भी कर चुके हैं, बेस्ड ऑन द यूजर चॉइस। अब हम केस ऑफ के बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे हमने सिंपल किया था। डिक्लेयर वेरिएबल टू स्टोर नंबर num1 num2 द रिजल्ट आंसर एंड द यूजर चॉइस। तो इसमें 4 वेरिएबल हैं, अब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये जरूरी है, फ्रॉम द यूजर टू एंटर टू नंबर्स, फ्रॉम द यूजर टू सेलेक्ट एन ऑपरेशन, 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication and 4 for division. Use the case of structure to declare the result, to calculate the result based on the user choice and display the result. ठीक, if the user enter the invalid choice, display please enter a valid choice. देखो ना, यूजर को आपने रिस्ट्रिक्ट करना है, वरना प्रोग्राम हैंग हो जाएगा या हॉल्ट हो जाएगा। यूजर कोई इसके अलावा भी कोई नंबर प्रेस कर सकता है, तो आपने उसको भी कंट्रोल करना है। तो राइट द कंप्लीट रिपोर्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको? जी सर। तो पहले तो डिक्लेयर कर दिया, जो कि मतलब अभी तो कंपलसरी नहीं है। डिक्लेयर चॉइस कॉमा num1 कॉमा num2 कॉमा num सब एज रियल कर दो या नंबर कर दो, इंटीजर कर दो। ये यूजर प्रॉम्प्ट है। एंटर द फर्स्ट नंबर, आपने इनपुट num1 कर दिया। फ्रेंड एंटर द सेकंड नंबर, आपने नंबर सेकंड नंबर इनपुट किया। अपने यहाँ पे यूजर को गाइड करो। फ्रेंड एंटर योर चॉइस, यूजर को नहीं पता क्या क्या एंटर करना है चॉइस के लिए। 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीपल एंड 4 फॉर डिवीजन। यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया। सर समझ में नहीं आ रहा, केस ऑफ चॉइस ही हुआ, केस ऑफ नहीं, नंबर। अभी तो इनपुट ले रहे हैं। अच्छा। इनपुट ने अभी तो 3 इनपुट लिया ना हमने, यूजर से 3 इनपुट लेना है। एक तो num1 का इनपुट लेना है, फर्ज कर लें 4। फिर num2 का इनपुट लेना है, फर्ज कर लें 5। अब क्या कराऊँ, ऐड कराऊँ माइनस कराऊँ? सर ये लिखा 1 फॉर एडिशन, तो मैं यहाँ 1 कर दूंगा। ठीक, 1 for addition। ठीक है ना। अब ये, हाँ, ये काम हो गया। अब जी। केस ऑफ आएगा ना, केस ऑफ। केस ऑफ में कैलकुलेशन है। केस अब ऑफ। मैंने यहाँ पे 1 आया था ना, तो 1 को एवेल्यूएट करेगा ये। जी, तो ये 5 मैंने, + 4 हाँ, 9। आंसर ये पहले कैलकुलेट करेगा, यानी 4 + 5 या 9 आ जाएगा। आउटपुट द रिजल्ट इज 9। अच्छा, ये थोड़ा लाइन के नीचे आ गया, 1 के नीचे आ गया। आपने इसको इसके इसके साथ ही लिख लेना, यानी ये जो वैल्यू है ना, आंसर, ये 2 लाइन ऊपर आ जाएगी, और एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी। जी। कॉलम के आगे लगा दो। आप समझ, इस तरह भी ठीक है, ज्यादा बेहतर है कि कॉलम के आगे आ जाए। अदरवाइज आउटपुट प्लीज इंटर वैलिड चॉइस। ठीक है। तो सर यूजर को बेसिकली बताना होता है चॉइसेस और हाँ, फिर। हाँ, यूजर को कुछ नहीं पता होता ना, आप जितना गाइड करेंगे प्रोग्राम उतना रोबोस हो जाएगा। प्रोग्राम को ना हैंग नहीं होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए। यूजर अगर 5 इनपुट करेगा तो मैसेज आना चाहिए, प्लीज इंटर वैलिड चॉइस। अब वो 5 इनपुट कर रहा है, 6 इनपुट कर रहा है, उसको पता ही नहीं करना क्या है। तो यूजर को आपने, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि यूजर को ज्यादा से ज्यादा गाइड करें वो क्या इनपुट करे। अब यूजर को तो नहीं पता ना एडिशन कराना है, तो मैं कैसे कराऊं? समझ आए? सर। तो यहाँ तक तो एंड हो गया, फिर लूप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको मैंने 4th वीडियो भेज दी, वो भी देख लेना, ठीक है? ये भी वीडियो भेज दूंगा। ये सर। और वो प्रैक्टिस करो टॉपिकल से ज़्यादा ज़्यादा। अब ये इसके भी 7 8 भी देखना शुरू कर दो, 7 8 की प्रैक्टिस भी शुरू कर दो, जो भी टॉपिकल में दिया हो, जो जितना भी आपको समझ में आ रहा है। ये सर, ओके। क्योंकि आपने पहले किया हुआ है ना, जी। बस उसके हिसाब से उसको टॉपिकल को करना शुरू कर दो। 5 5 5 5 करना शुरू कर दो। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।